नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतोला खोमेनी की, जिन्होंने ओपन चैलेंज, ओपन धमकी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को दे दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था, जब वो कनाडा छोड़कर वॉशिंगटन जा रहे थे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण की बात की थी कि ईरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। उसके बाद आयतोला खोमेनी ने कुछ ट्वीट्स किए थे, फारसी में, अंग्रेजी में और हिब्रू की भाषा में। और उन्होंने ये कहा था, आज ये बुधवार सुबह के ट्वीट्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अली खैबर में जुल्फिकार के साथ आए हैं, और इस ट्वीट में उन्होंने खैबर और जुल्फिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया था। ये सुबह के ट्वीट्स थे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई, आयतुल्ला खोमेनी ने एक टेलीविजन चैनल को, जनता को संदेश दिया उस टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू ने अब सारी चीजें पलट कर रख दी हैं। और अब ऐसा लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई है, ये पूरे खाड़ी देशों में कहीं फैल ना जाए, क्योंकि ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं और नेतन्याहू का भी आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तो आयतुल्ला खोमेनी ने क्या कहा है, इसको पहले समझना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने बुधवार को साफ साफ कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका अगर इस युद्ध में इजराइल की तरफ से कूदा तो पूर्ण युद्ध होगा। मैं रिपीट कर रही हूं, आयतुल्ला खोमेनी ने यह कहा है कि पूर्ण रूप से युद्ध होगा। अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना होगा। और इस बीच रूस और तुर्की ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है। अब खोमेनी ने आज दोपहर बाद ईरान की जनता को टीवी के जरिए संदेश दिया और उसमें तमाम बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति 2 दिनों से ईरान और खोमेनी को पर बयान दे रहे थे। उन्होंने क्या क्या कहा? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्हें खत्म करने की धमकी दे रहे थे। सुप्रीम लीडर ने अपने संबोधन में उन्हीं बातों का जवाब दिया है नेतन्याहू को। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और ईरान पर इजराइल का हमला एक बहुत बड़ी गलती है। तो खोमेनी ने अपने उस इंटरव्यू में क्या कहा है? इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि ईरान थोपी गई शांति या फिर युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि ईरानी धमकी की भाषा का ठीक से जवाब देते हैं। उन्होंने इस बहाने अमेरिका को एक सख्त संदेश भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को पता होना चाहिए कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा और किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर अपूर्णीय नतीजे होंगे। यानी कि एक खुला चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला खोमेनी ने दिया है। और क्या ये एक नया टर्निंग पॉइंट बन सकता है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आयतुल्ला खोमेनी का ये इंटरव्यू केवल एक महज पोस्चरिंग है या वाकई में एक खुला चैलेंज नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को? ये पोस्चरिंग से थोड़ा ज्यादा है नीलू जी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ईरानियों को कोई यकीन नहीं रहेगी ना ट्रंप के वादों पे, क्योंकि ट्रंप की मिली भगत थी नेतन्याहू के साथ हमला करना। ना उनका अब भरोसा रह गया है इजराइल पे, तो है ही नहीं, ना अमेरिका पे, ना नेतन्याहू पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे समझौता खोमेनी, क्योंकि उनको खामेनेई को लगता है कि देखिए, आज ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर सारे दे दो, कल कहेंगे मिसाइल बंद कर दो बनाना, परसों कहेंगे कि देखो तुम अपनी फौज ही यहाँ से हटा दो, और हुतीज को मदद करना खत्म करो। तो वो हल्के हल्के फिर जब ये निहत्ते हो जाएंगे तो हमला कर देंगे हमारे ऊपर। तो वो अब भरोसा चला गया, उनका भरोसा उठ गया अमेरिका के ऊपर से। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इतने लगाए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में, पिछले 25 साल में कई सौ बिलियन डॉलर लगे हैं, तो वो भी सब बर्बाद हो जाएगा मामला। तीसरी बात एक और है कि पूरी जो आइडियोलॉजी है ईरान की, वो एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी अमेरिका। उन्होंने अमेरिका को रेजिस्ट किया है हमेशा और इसराइल को रेजिस्ट किया है। इसराइल को तो वो अमेरिका का पिट्ठू मानते हैं। तो अब
इस बुढ़ापे में आके, इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आके वो बदल जाएंगे और हथियार डाल देंगे, तो ना उनकी कोई साख रहेगी, ना उनकी रेवोल्यूशन की, ना उनकी सरकार की कोई रहेगी। और वो उनकी फितरत के भी खिलाफ है। चौथी बात ये है कि चलो, एक तो हुई कि अपनी इज्जत गई या मुल्क की, और चौथी बात ये उनकी फितरत के खिलाफ, और पांचवी बात है ये उनकी सरकार के बचने के भी खिलाफ है। उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी जैसे ही ये होगा। तो मेरी राय में वो अब ऐसे पॉइंट पे चला गया है मामला कि वो कर नहीं सकते। अगर वो चाहें भी तो वो इस तरह से हथियार इस वक्त नहीं डाल सकते। ईरान तो ये भी कह रहा है अब भी कि नेगोशिएशन मुमकिन है फ्यूचर में, और ये भी कह रहा है कि आप हमला बंद करो फिर हम बात करेंगे। पर ट्रंप इस बात पे आमादा है, इंसिस्ट कर रहे हैं कि बंदूक की नोक पे ही होंगे नेगोशिएशन, यानी कि हम हमला करते रहेंगे और करवाते रहेंगे इसराइल से, शायद हम भी ज्वाइन कर, और अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे हमला, और तुम जल्दी से कर लो और जल्दी से सरेंडर कर दो। बल्कि इस तरह से कहना भी नहीं चाहिए था, ट्रम्प कोई डील चाह रहे थे, क्योंकि करने वाला भी ने करे जवाब उसको कह रहे हो कि नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर। यही लफ्ज जो थे वो रूजवेल्ट ने और ट्रूमैन ने इस्तेमाल किए थे जापान और जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अनकंडीशनल सरेंडर जापान और जर्मनी से मांगा था, इसीलिए वो वॉर इतनी लंबी चली, जापान ने नहीं किया, इसीलिए वो 5 साल चली वॉर। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी लंबी चल है। इसमें नुकसान तो ईरान का ही है, क्योंकि हल्के हल्के ईरान की हर चीज हो रही है, उनकी मिनिस्ट्रियां, उनकी सरकार, उनकी स्टेट पार्टी, उनकी फौज, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, हल्के हल्के हर चीज बर्बाद हो रही है। फिर भी ईरान हथियार नहीं डाल रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हथियार डाल दिए तो हम खत्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। अब फिर भी ये उम्मीद है कि भाई ठीक है, चाहे कितना भी वो मारे, हम इसको सहन कर लेंगे। और जिसको कहते हैं बैटल ऑफ एट्रिशन, यानी एक लंबा बैटल हम लड़ लेंगे जिसमें हमारा भी नुकसान हो, उनका भी नुकसान हो, और उनका कम होगा, ज्यादा होगा, पर जितनी लंबी हम खींच सकते हैं उतना हम इनको थका सकते हैं। ये कितने मुक्के मार लेंगे, ये कितने ही लाते मार लेंगे, कितने ही घुसे मार लेंगे, आखिर में तो ये भी थक जाएंगे। और अगर दोनों के लिए जो विक्ट्री का बार है, जिसे कहते हैं ना विक्ट्री के टारगेट, वो अलग अलग है। अमेरिका और इसराइल के टारगेट ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, और इसराइल के लिए तो ये है कि ईरान की सरकार ही खत्म हो जाए। इसराइल के लिए ये है, पर ईरान के लिए बस इतना है कि वो सरवाइव कर जाए। अगर ईरान सरवाइव कर गया तो ईरान जीत गया, ये समझिए। पर इसराइल को जीतने के लिए ईरान की सरकार को हराना ही काफी नहीं है, ईरान की सरकार को खत्म करना है, क्योंकि उनके दिल में हमें डर रहता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, तो अगर वो बच गए तो फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं होना है, वो सरकार ही तबाह होनी है। अमेरिका के लिए बस न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाए, इतना काफी है अमेरिका के लिए। नहीं, लेकिन अब तो हर एक, मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं, ईरान भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ईरान को मजबूर करना चाह रहे हैं। सीज फायर की बात करते करते उन्होंने आत्मसमर्पण तक की बात कर डाली। पहले तो उन्होंने शुरुआत सीज फायर से की थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सीज फायर हम नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। अब आत्मसमर्पण की वो बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और आज आयतुल्ला खोमेनी का इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं पॉसिबिलिटी बन रही है कि पूरे गल्फ में ही अब इस युद्ध के चिंगारी हमें देखने को मिलेगी। हाँ, अगर ऐसा लगा कि अमेरिका ज्वाइन कर रहा है तो ये लड़ाई बहुत फैलेगी। ईरान जो है वो मर अमेरिका के सिपाही और बेसों पर हमला करेगा जहां से हमले आएंगे। अमेरिका के बेसेस और अमेरिका के सिपाही पूरे में फैले हुए हैं, इराक में भी, सीरिया में भी, बहरेन, कतर, यूएई। तो इन सब जगहों पे ईरान की मिसाइलें जा सकती हैं, और ईरान मिलिशिया हैं इराक में और सीरिया में, वो भी हमला कर सकते हैं अमेरिकन के ऊपर। तो पूरे में फैलने का है चक्कर। पर दूसरी बात यह है कि वो अ, अगर उनके ऊपर हमला हुआ, खासतौर से अगर उनके ईरान के पेट्रोलियम की रिफाइनरीज पे हमला हुआ, तो वो सऊदी, यूएई, कतर, इन सब की रिफाइनरीज भी हमला कर सकते हैं।
तो वो इन पे हमला भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि भाई अमेरिका के बेस जो तुम्हारे मुल्कों में वहां से हमारे ऊपर हमला हुआ, इस इसके बदले में हम इन बेसों पे भी और रिफाइनरीज पे भी हमला करेंगे। तो ये पूरे में फैल सकती है और आखिर में वो जो होर्मुज की पट्टी है छोटी सी समंदर की, वो भी बंद कर सकता है ईरान। हो गया तो आप समझ सकती हैं कि तेल 200, 300, $400 पे भी बैरल पे तेल पहुंच सकता है। यानी तेल की कीमत तिगनी, चौगनी, 5 गुनी भी हो सकती है जो इस वक्त है। इस वक्त तकरीबन $75 पहुंच गई है, पहले 65 थी। तो ये आराम से 300, $400 यानी कि 4 गुना, 5 गुना पहुंच सकती है तेल की कीमत। फिर आप नहीं सोच देखिए, लीजिए कि क्या अब अर्थव्यवस्था होगी हमारी। नहीं, ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी जो तेल की इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होगी इससे। तबाही कितनी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक ह्यूमन राइट्स का फिगर आया है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, कि 500 से ज़्यादा बल्कि 800 के करीब लोग वहाँ पर मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। बिल्कुल जो एक नेतन्याहू की किलर मशीन है, आज उसके बारे में लोगों ने लिखा है, चर्चा की है। अ, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई और लंबी चलेगी और ज्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे, और जिसमें कि ना डोनाल्ड ट्रंप को इसकी बात की फिक्र है और ना नेतन्याहू को, ऐसा लगता है? हम्म, तो देखिए आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि अ, अमेरिका ज्वाइन कर ले लड़ाई, पर इसके आसार मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो कोर सपोर्टर्स हैं वो इस लड़ाई के खिलाफ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पॉलिटिकल नुकसान करेंगे डोमेस्टिक, और अपने डोमेस्टिक एजेंडा को खतरे में लाएंगे। और उनके लिए डोमेस्टिक एजेंडा सबसे बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को इतना खतरा नहीं लगता ईरान से जैसे नेतन्याहू को और इसराइल को लगता है। तो ये कि वो इसराइल और नेतन्याहू के लिए अपना डोमेस्टिक एजेंडा खतरे में डालेंगे अपना पॉलिटिकल बेस खराब करके, मुश्किल लग रहा है। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बातें हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पोस्चरिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर थोड़ी प्रेशर डालने के लिए नेगोशिएशन में। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी अगर उन्होंने हमला किया, क्योंकि अगर हमला किया तो वो अपना डोमेस्टिक नुकसान कर लेंगे। वहां पे एक बहुत बड़े कमेंटेटर हैं टकर कार्लसन, से टकर कार्लसन ने बहुत खुल्लम खुल्ला स्टीव बैनन से कहा। स्टीव बैनन भी ट्रंप के कैंप के आदमी, वो भी अपना रेडियो शो और पॉडकास्ट चलाते हैं, और टकर कार्लसन भी अपना चलाते हैं। वो फॉक्स टीवी पे थे, फॉक्स न्यूज पे, और अब वो अपना चलाते हैं। तो वो दोनों बड़े मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप के कैंप के थे। वो दोनों जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस जंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है, बिल्कुल हमारे पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हमारे लड़के इसमें मरने नहीं चाहिए, हमारे सिपाही। और हमने बहुत पहले ही नुकसान हो, पिछले 20 साल में 3 जंगे लड़के, हमें और जंग नहीं लड़नी है, हमारे और नुकसान नहीं होने, हमारे ऊपर खर्च कीजिए। जो हम गरीब मध्यवर्गीय और निचले वर्ग के गोरे अमेरिकन हैं, उनके वेलफेयर पे, उनके हेल्थ फैसिलिटीज और खाने पीने और उनके मेडिकल पे और उनके एजुकेशन पे खर्च कीजिए, हम नहीं जाके वहां लड़ना चाहते। तो वो लोग बहुत ज्यादा इतने खिलाफ हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इरिटेट हो गए हैं। कल बोले वो कि टक्कर कार्लसन पहले जाके किसी टीवी चैनल में नौकरी ले और वहां से बताए, क्योंकि उनको पता है कि टक्कर कार्लसन को फॉक्स न्यूज से निकाल दिया है। तो और वो चलाता है अपना। तो वो कह रहे थे कि एक तरह से उनकी इंसल्ट कर रहे थे कि तुम तो किसी लायक नहीं हो किसी न्यूज चैनल में जाने के, क्योंकि वो इतने ज्यादा इरिटेट हो गए हैं, क्योंकि इतना ओपोजिशन आ रहा है। क्योंकि ट्रंप का दिल है कि कूद पड़े लड़ाई में, उनको लग रहा है कि ईरान बहुत कमजोर है इस वक्त, तो इसका फायदा उठा के जो इसराइल ने किया है हम और फायदा उठा के और मारें उसको, और इसे एक विक्ट्री क्लेम कर लो। दूसरा, उनका ईरान से भी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त ट्रंप का। वो चाहते हैं कि या तो ईरान जल्दी से डील कर ले, क्योंकि को ना यूक्रेन में डील मिल पाई ना गाजा में डील मिल पाई, तो ट्रंप चाह रहे हैं कि कम से कम यहाँ डील मिल जाए। इसीलिए वो नहीं, और हिंदुस्तान के ये भी भी पीछे होगा, पड़े हुए थे ये भी कि वहां पे। नहीं, ट्रम्प को ये भी तो जल्दबाजी होगी ना, कि दुनिया देख रही है कि भाई जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है, उल्टा उनको अपने ही देश में इतने प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये तो दिखाना चाहेंगे ना कि हम कुछ तो डिलीवर कर सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उन्होंने कह दिया कि भाई सीज फायर हमने करवा दिया, भारत भले ही भारत डिनाई करता रहे।
लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कोई करिश्मा चल पाएगा, आपको लगता है? मुझे लग रहा है, पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ईरान जो है वो हथियार डाल देगा, क्योंकि कब तक इतनी मार खाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है ईरान का। पर अब ऐसा लग रहा है कि ईरान मानेगा नहीं। खमेनी ने फैसला कर लिया है कि भाई नहीं, हथियार नहीं डालने हैं। क्योंकि आज इन्होंने कहा है कि भाई तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम डाल दो, कल कहेंगे तुम अपने बाकी हथियार भी डाल दो, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, परसों कहेंगे तुम अपने ये जो हूती हैं और इनको भी मदद करना बंद कर दो, हिजबुल्लाह को, और फिर चौथे या पांचवें दिन हमारे ऊपर फिर से हमला कर देंगे जब हम निहत्थे हो जाएंगे। तो निहत्थे नहीं होना चाहते, वो कह रहे हैं कि भैया अब भरोसा चला गया है। तो मुझे नहीं लग रहा अब कि अब वो करेंगे समझौता। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, मार लो जितना तुम्हें मारना है, हमें थोड़ा बहुत मारेंगे, और ये लंबी चलेगी लड़ाई, वो कह रहे हैं, अगर तुम्हें चलानी है तो। वरना लो, जो हम कह रहे थे पहले, उस मामले पे डील कर लो। पर मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू मानेंगे डील पे। तो नेतन्याहू डील पे नहीं मान रहे, खमेनी भी डील पे नहीं मान रहे। जो उनकी डील की शर्तें हैं वो अलग अलग हैं दोनों की। नहीं तो क्या तो इस नेतन्याहू सूरत में और लगता आयतोला नहीं तो क्या नेतन्याहू और आयतोला खोमेनी दोनों ने ट्रंप के अब नाक में दम कर दिया है, और ट्रंप को अब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या तो वो इजराइल के साथ जाएं, या तो फिर ईरान को इस तरह से मजबूर कर दे कि ईरान मजबूरी वश जाके सरेंडर करे। क्या अब यही दो पॉसिबिलिटीज डोनाल्ड ट्रंप के सामने बची हुई? है डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है। या तो वो हमला करें और ईरान को उससे मजबूर करने की कोशिश करें उससे, तो फिर अपने पॉलिटिकल बेस को भी खोएं, अपने डोमेस्टिक एजेंडा को। तो इस दुविधा में है। हाँ करें तो फिर ये जंग चलती रहेगी, और इसमें हो सकता है इसराइल भी मारते। अगर इसराइल भी थक गया मारते मारते, तो फिर इस तरह से वो ईरान की अभी के लिए जीत हो जाएगी। कमजोर हो नहीं तो चुका होगा ध्यान उसके अगर बाद की ध्यान से सरकार। मोहसिन, अगर आप आज ध्यान से अगर आप आयतोला खोमेनी का इंटरव्यू देखें, तो आयतोला खोमेनी ने तो अपनी इस इंटरव्यू में ऑलरेडी उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से जो तीन मतलब जो बड़े संदेश उनके निकलते हैं, तीन या चार, इसमें तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करने वाला है, और किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के नतीजे कल्पना से परे भुगतने होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष परमाणु संधि पर बातचीत कर रहा है, और इस दौरान ईरान की ओर से किसी भी सैन्य या कठोर कार्रवाई का कोई संकेत नहीं था, लेकिन इजरायल ने उस संधि को रोकने के लिए ईरान पर हमला किया। तो ये जो सारी बातें उन्होंने कही हैं, उससे तो ऐसे ही लगता है। और उल्टा नेतन्याहू ने हिटलर को पीछे छोड़ दिया, ये टर्की ने बोला है। रूस ने उधर से अलग चेतावनी दे दी है, और आयतुल्ला खोमेनी एक तरीके से ये हिंट कर रहे हैं कि इजराइल हार चुका है। आज के इंटरव्यू को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो हार गए हैं, नेतन्याहू आज हार चुके हैं। हाँ, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो, मैं हथियार नहीं डालने वाला। तो अब एक तरह कॉन्टेस्ट हो गया है दोनों के बीच में, और डिसाइडिंग फैक्टर अमेरिका होगा, यानी डिसाइडिंग ट्रंप होंगे। अगर ट्रंप घुस गए तो ईरान की सरकार कोलैप्स भी कर सकती है। तैयार हैं कि अमेरिका जोर से मारेगा कि हो सकता है स्टेट कोलैप्स हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं अगर कि सरकार नहीं, मोहसिन, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा या तो स्टेट कोलैप्स हो जाएगा, या तो ईरान की सरकार कोलैप्स हो जाएगी। तो कोलैप्स होने का मतलब क्या ईरान की सरकार गिराएंगे डोनाल्ड ट्रंप? उसमें बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर सरकार गिर गई तो सिविल वॉर, केओस हो जाएगा, तफरी हो जाएगी। उसमें फिर अमेरिका को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे न्यूक्लियर मटेरियल हैं वहां पे ईरान में। वो न्यूक्लियर मटेरियल कौन फिर कब्जा करेगा? और ईरान के पास और भी बहुत सारे हथियार हैं, वो किसके पास जाएंगे? तो ये अगर वो वहां पे अफरा तफरी हो गई तो उसका असर खाड़ी पे होगा। तेल आना जाना बंद हो जाएगा खाड़ी से, और हो सकता है टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाएं वहां पे।
बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि वो उड़ाना शुरू कर दें खाड़ी में तेल के रिफाइनरीज, तो फिर अमेरिका को फिर घुसना पड़ेगा। और अमेरिका चाहता है कि वो अपने आप को खाली रखे ताकि चीन पे फोकस कर सके। वो सारा फोकस ऑलरेडी जा रहा है और बिल्कुल ही चला जाएगा अगर यहाँ पे हालात और बिगड़ गए, क्योंकि पूरी अमेरिका की ताकत यहाँ पे लग जाएगी। तो ट्रंप एक दुविधा में फंस गए हैं, घुसे और खत्म करें इनकी सरकार को, तो एक दुविधा है। घर पे भी डोमेस्टिकली पॉलिटिकल सपोर्टर जो है वो नाराज हो जाएंगे, इलेक्शन हार सकते हैं वो, बाहर केओस हो जाएगा वहां पे। अगर वो नहीं घुसते तो कितने दिन ये चलती रहेगी, और कब मानेंगे नेतन्याहू और कब मानेंगे खामेनेई, और कब होगा वो। एक तरह से मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट ये है कि वो इस लड़ाई में ना ही पड़े, बाहर ही रहें और ना घुसे इसमें। नहीं, मन तो लेकिन हो रहा है बाहर घुसने रह का, के, तो नहीं अब बाहर, अगर आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर बाहर रहे तो ज्यादा बेटर है, तो अगर ट्रम्प बाहर रहते हैं तो आपको लग रहा है कि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से, क्या ये ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकेगी? अगर ये बाहर रहेंगे तो लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इजराइल जीत तो रहा है, पर इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि पूरा बस कर दे ईरान को, अपने वश में कर ले ईरान को। और ईरान हलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है जैसे हथियार डाले तो आप कमजोर हो जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। तो वो अपने हथियार नहीं डालेंगे, और इजराइल कोशिश कर रहा है कि सरकार गिर जाए, पर इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, क्योंकि इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है, तो बहुत लंबा खींचेगा। और अगर अमेरिका आ गया तो ये चीज छोटी हो जाएगी, कुछ हफ्तों की हो जाएगी या कुछ दिनों की, पर उसके और परिणाम परिणाम होंगे अमेरिका में, ट्रंप के लिए बुरे परिणाम। और खाड़ी में भी क्या होगा उसके बाद, ईरान में क्या होगा उसके बाद, ये कहना मुश्किल है। एक तरह से सरकार गिरेगी तो केओस आएगा, अफरा तफरी होगी, सिविल वॉर हो सकती है, तो ईरान के टुकड़े भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ईरान में, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, वहां कोई ऑपोजिशन नहीं है कि अगर ये सरकार गिर गई तो कोई और आ जाएगी पावर में। वहां पे कोई विकल्प नहीं है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बड़ी मुसीबत है ईरान में। और ये मेरे तो ख्याल से, मेरी राय में तो हम्म, हाँ, नहीं तो क्या ये ट्रम्प की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती आपको दिखती है? ये क्या कह रही है मौसीर, आपको आवाज आ रही? मैं कह रही हूँ कि ये ट्रम्प की अभी तक की, जब से जी? उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, ये मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रम्प की। मौसीर, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ, तो मेरा ये सबसे सवाल ये बड़ी था। चुनौती है। बेशक इस सबसे बड़ी जी, चुनौती है बेशक इसमें। ट्रंप के कार्य शायद अभी जब से संभाला है तब से अब तक नहीं, शायद ट्रंप जितने भी साल रहे, 2016-17 जब आए थे पहली बार, और जब तक ये जाएंगे 2026 में, नहीं 26 सॉरी, 2028 में जाएंगे, तब 17 से लेके 28 तक की ये सबसे बड़ी वो होगी। शायद ये अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती है पिछले 20 साल में, इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ईरान इतना बड़ा मुल्क है, का मुल्क है, और इतना और जमीन इतनी ज्यादा है, फैला हुआ है, और इतने खास इलाके में है, उसके पास ऐसे हथियार हैं कि सब मिला के ट्रंप की फौज के लिए भी और ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए भी, उनके इलेक्शन के लिए भी, उनके सब के लिए भी, वो दो गुटों में बढ़ जाएंगे ट्रंप के सपोर्टर इसके बाद, अगर ट्रंप घुस गए इस लड़ाई में। तो ट्रंप के लिए बेशक शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है ट्रंप के लिए ये। चलिए, तो देखना होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस समय हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।